स्टार्ट हुई नहीं। हेलो। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने कंपनीज एक्ट 2013 का ओवरव्यू चेक किया था, है ना? ठीक है, एक सेकेंड। कंपनीज एक्ट 2013 का ओवरव्यू चेक किया था। हम लोगों ने अभी तक बैकग्राउंड चेक किया, स्ट्रक्चर चेक किया, उसके बाद फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ा, देन टाइप्स ऑफ कंपनीज हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए, तो मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को कहा था कि इस क्लास में नोट से पढ़ाऊंगा, है ना? चलिए, अभी ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ कंपनी, है ना? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। एक सेकेंड। एक मिनट। तो मुझे बताओ, इन जनरल मैंने कंपनी का क्या मतलब बताया था आपको? डेफिनेशन था कंपनी का अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20, और वो डेफिनेशन क्या था अपने आप में? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन वाज देयर, है ना? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस एक्ट। ठीक है, अब देखना, ये जो टर्म है कंपनी, ये लिटरली दो वर्ड से मिलकर के बना है। ठीक है, ये जो टर्म है कंपनी, ये लिटरली दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक सेकंड। फर्स्ट वन इज कम एंड सेकंड वन इज पनीज। मैंने बताया था ये, दिस टर्म कंपनी इज मेड फ्रॉम दीज टू वर्ड्स, कम प्लस पनीज। मतलब यहाँ पे पनीज का मतलब है पीस ऑफ ब्रेड। तो लिटरल मीनिंग क्या निकलता है? इस टर्म का लिटरल मीनिंग निकलता है, कम लेट्स हैव पीस ऑफ ब्रेड टुगेदर। मतलब आओ साथ में मिलकर खाना खाएं, समथिंग लाइक दैट। यस। ठीक है, अब तुम हमें ना इसका जो कंसेप्ट है वो समझने की कोशिश करिए। मैंने बोला कि आओ साथ में खाना खाएं, अब इसके पीछे क्या मीनिंग हो सकता है? तो मुझे एक बात बताओ, साथ में खाना कब खाते हो? इफ यू रिमेंबर, व्हेन यू यूज्ड टू बी इन दिस स्कूल, तो यू यूज्ड टू हैव लंच विद योर फ्रेंड्स। सिमिलरली फैमिली के साथ मिलकर के खा सकते हो, हाँ या ना? तो स्कूल में जब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाते थे लंच के टाइम पे, तो जितने भी लोग वहां पे हैं, ठीक है, जितने भी लोग वहां पे इकट्ठे हुए हैं, गैदर हुए, दे ऑल हैव द सेम कॉमन ऑब्जेक्टिव। दे ऑल हैव द सेम कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जितने भी लोग साथ में मिलकर के खाना खा रहे हैं, दे ऑल हैव द सेम कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो कंपनी के केस में भी ऐसे ही होता है। अ ग्रुप ऑफ पर्सन कम्स टुगेदर, है ना? अ ग्रुप ऑफ पर्सन comes together for achieving for achieving the same common objectives। अब एक कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं, एक कंपनी के अंदर जितने भी, अपन ने बोला था ना कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो भाई उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जितने भी लोग हैं, दे ऑल हैव द सेम कॉमन इंटेंशन। दे ऑल हैव द सेम कॉमन इंटेंशन। दे ऑल हैव द सेम कॉमन पर्पसेस। यस और नो? यस और नो? और कंपनी बेसिकली ऑपरेट कैसे करता है तो मैंने बताया था भाई, ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन, इन्होंने क्या किया? पैसा लगाया, है ना, एक फंड में, इसको मैनेज कर रहे, इस पैसे को मैनेज कर रहे कुछ स्मार्ट लोग, है ना? पैसे को मैनेज कर रहे, और इस पैसे को मैनेज करके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैरी आउट कर रहे।
बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैरी आउट करके क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉसेस भी हो सकता है, प्रॉफिट जो कमा रहे हैं उसका कुछ पोर्शन वापस इन लोगों को दे रहे हैं, यस और नो। जो ये पोर्शन वापस देते हैं, प्रॉफिट का जो पोर्शन दे रहे हैं वापस, उसको किस फॉर्म में दे रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जिन लोगों ने पैसा लगाया उसको अपन ने क्या नाम दिया था, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बोल दूं, या दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज मेंबर्स, दे कैन बी द डिबेंचर होल्डर्स, है ना, दे कैन ऑल्सो बी द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को डिविडेंड मिलेगा क्या, नहीं। डिबेंचर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा क्या, नहीं। डिविडेंड किसको मिलेगा, ओनली टू दी मेंबर्स। तो ये लोग जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एक्चुअली में कैरी आउट कर रहे हैं, ये लोग कौन है, कंपनी के डायरेक्टर्स। हु कैरीज आउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, ठीक है। इंडिविजुअली भाई डायरेक्टर है, और कलेक्टिवली, कलेक्टिवली दे आर बीइंग कंसिडर्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी कुछ इस तरीके से ही तो मैनेज होती है, हाँ या ना। एक कंपनी कुछ इस प्रकार से ही मैनेज की जाती है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, they all have been gathered together, they all have been gathered together for achieving a specific या for achieving a common objective, yes or no, yes or no। तो this term company is derived from these two words, com plus panis। panis का मतलब क्या है यहाँ पे, piece of bread, is it clear। panis का मतलब क्या है यहाँ पे, piece of bread। चलो आगे, अब देखिए आगे देखो क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन एज पर जुडिशियल डिसीजन। ये इसका क्या मतलब होता है, डेफिनेशन एज पर जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन का मतलब है डेफिनेशन गिवन बाय वेरियस कोर्ट्स, ठीक है। जुडिशियल डिसीजन का मतलब क्या यहाँ पे, कंपनी का ये डेफिनेशन दिया है अलग अलग कोर्ट ने, जुडिशियल डिसीजन। तो मैं बोल सकता हूँ डेफिनेशन गिवन बाय कोर्ट। लेकिन क्या ये डेफिनेशन एक्ट पढ़ते समय किसी काम का है, क्या ये डेफिनेशन एक्ट पढ़ते समय किसी काम का है, आंसर इज नो। एक्ट पढ़ते समय हम लोग कौन सा डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ते समय हम लोग रेफर करेंगे कौन सा डेफिनेशन, ओनली द डेफिनेशन व्हिच इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20, ओनली द डेफिनेशन व्हिच इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, हाँ है ना। तो देखो ये डेफिनेशन क्या बोलते हैं, जुडिशियल डिसीजन के हिसाब से कोर्ट ने कुछ डिफाइन किया। पहला डेफिनेशन किसने दिया, लिंडले। देखो क्या बोल रहे हैं, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन, एक से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया है एक कॉमन स्टॉक में, मेरे एग्जांपल में भी था ना, वो फंड में लगा रहे थे पैसा, एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन ट्रेड और बिजनेस, एंड हु शेयर द प्रॉफिट और लॉस एज मे बी एज द केस मे बी अराइजिंग देयर फ्रॉम। मैंने भी तो ऐसा बताया था कि कुछ लोगों ने पैसा लगाया कॉमन स्टॉक में, उस पैसे को यूज कर रहा है एक अलग ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसको मैंने क्या नाम दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पैसे को यूज कर रहा है किसके लिए, फॉर कैरिंग आउट बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस कैरी आउट करके जो प्रॉफिट हुआ उसका पोर्शन, उसका शेयर, ठीक है, वो बांट सकता है, उसका शेयर वो बांट सकता है किसको, इन्वेस्टर को, जिन लोगों ने पैसा लगाया। तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे तो उसको अपन क्या नाम दे रहे, डिविडेंड। क्या नाम दे रहे बेटा, डिविडेंड नाम दे रहे। इज इट क्लियर। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट इट और टू whom it belongs are the members। और बोला जो कॉमन स्टॉक्स हो कंट्रीब्यूटेड और डिनोटेड इन मनी इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ द कंपनी। यही तो पढ़े, यहाँ पे जो फंड में जो पैसा लगा है वही क्या है कंपनी का, वही क्या है कंपनी का, कैपिटल। और ये कैपिटल दो फॉर्म में हो सकता है ना, कैपिटल दो प्रकार का हो सकता है, इट कैन आइदर बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट, है ना। इट कैन आइदर बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट। इक्विटी में क्या होता है बेटा, जिन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करके कंपनी में इक्विटी लिया है, इसका मतलब उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है, कंट्रीब्यूशन के बदले क्या लिया है कंपनी में, ओनरशिप लिया है। और जिसने डेब्ट कैपिटल में इन्वेस्ट किया उनको क्या मिलेगा, फिक्स्ड, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा डिविडेंड इक्विटी पे आता है,
प्रेफरेंस पे आता है, शेयर्स पे डिविडेंड आता है, ऐसा समझो, बोलो शेयर्स पे डिविडेंड आता है। लेकिन डेप्ट पे हमेशा क्या आएगा, डेप्ट पे हमेशा क्या आएगा, मैंने बैंक से लोन लिया मेरा बिजनेस करने के लिए, ठीक है, मैंने बैंक से लोन लिया मेरा बिजनेस करने के लिए, और मैं बोलता हूँ कि जो लोन अमाउंट तुम दे रहे हो ना, इसके बदले मैं तुमको 10% ओनरशिप देता हूँ मेरे इंस्टीट्यूट पे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बैंक ने क्या दिया मुझे, लोन दिया, लोन क्या होता है, डेप्ट। तो बैंक ने जो लोन दिया है मुझे, उसके बदले क्या लेगा बैंक मुझसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैंने यहाँ के बच्चों से पैसा लिया, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं ना पढ़ने के लिए, उन सारे बच्चों से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया, हर एक स्टूडेंट से मैंने 5-5 हज़ार रुपए लिए, और बोलता हूँ तुम सबको 0.1% का ओनरशिप देता हूँ, बच्चे मान गए। तो बच्चे मेरे कौन है, इस इंस्टीट्यूट के कौन है, वो इक्विटी होल्डर्स। भाई लोन जिससे ले तो डेप्ट, ओनरशिप दे रहे तो इक्विटी। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते। तो लिंडले साहब ने क्या डेफिनेशन दिया था, इन्होंने डेफिनेशन दिया था कि कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जहां पे एक ग्रुप ऑफ पर्सन ने पैसा लगाया है, उस पैसे को यूज किया जा रहा है फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस, और बिजनेस कैरी आउट करके जो भी प्रॉफिट कमाया गया, उस प्रॉफिट को क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। फिर लिंडले साहब ने एक और चीज बोली कि जो शेयर्स है कंपनी में, वो क्या होगा, हमेशा ट्रांसफरेबल होगा, शेयर्स इन द कंपनी आर ट्रांसफरेबल। इज इट क्लियर? फिर हैनी साहब ने देखो क्या डेफिनेशन दिया, अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब जिसके इनकॉर्पोरेशन के लिए सारे प्रोसेस कैरी आउट किए गए हैं। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब ऑल द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस हैज बीन ड्यूली कैरीड आउट। कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ना, बिकॉज ऑल द process related to incorporation is carried out and it is duly registered, yes or no? So company is an incorporated association which is an artificial person created by law, and they have separate legal entity, perpetual succession and a common seal. Is it clear? Then definition given by Marshall, क्या definition दिया, a company is a person which is artificial, invisible, intangible and exist only in the eyes of law. मैंने बताया था पिछले क्लासेस में, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैसा दिखता है, कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू एक्सप्लेन? मैं तुमसे बोलूं कि टाटा मोटर्स लिमिटेड कैसा दिखता है, कैन यू एक्सप्लेन? आंसर इज नो। क्यों? इंटेंजिबल, इनविजिबल, and it only exists in the eyes of, it only exists in the eyes of law. Is it clear? It is being a mere creature of law. It possesses only those property which the charter of its creation confers upon it. Charter का मतलब होता है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम। Either expressly or as incidentally incidental to its very existence. कोई दिक्कत यहाँ पे? मार्शल के हिसाब से देखो तीन डेफिनेशन। पहला, लिंडले के हिसाब से कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जहाँ पे लोगों ने पैसा लगाया एक स्टॉक में, जो पैसा लगाया गया वो यूज किया जाएगा किसके लिए, फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस। बिजनेस कैरी आउट करके जो भी प्रॉफिट कमाया गया, अगर प्रॉफिट कमाया गया तो शेयर किया जाएगा किसके साथ, इन्वेस्टर्स के साथ। यानी साहब के हिसाब से कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। मार्शल के हिसाब से कंपनी इज आर्टिफिशियल, इनविजिबल एंड इट एग्जिस्ट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। लेकिन मुझे बताओ, क्या मैं कंपनीज एक्ट 2013 जब पढ़ूंगा, क्या इनमें से दी हुई कोई भी डेफिनेशन मेरे काम की है? आंसर इज नो। तो ये जो मैंने तुमको पढ़ा है डेफिनेशन, जुडिशियल डेफिनेशन, इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। These definitions are only for the purpose of understanding. Is it clear? मेरे लिए कौन सा डेफिनेशन काम का है?
जो डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दिया हुआ है, ओनली दैट डेफिनेशन इज रिलेवेंट फॉर मी। इज इट क्लियर? देखो सेक्शन 2 क्लॉज 20 का डेफिनेशन, अ कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी का मतलब एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुआ है इस एक्ट के तहत। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या था, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जहां पे इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सारे प्रोसेसेस कैरी आउट किए गए हैं। इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सारे प्रोसेसेस कैरी आउट किए गए, ये पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या था, इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड। तो बोला या तो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेटेड हो या किसी भी, या तो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेटेड हो या किसी भी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हो। तो उसको मैं क्या मान लूंगा सर, उसको मैं क्या मान लूंगा, कंपनी। ठीक है, प्रीवियस कंपनीज एक्ट का देखो तुमको रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, प्रीवियस कंपनीज एक्ट का रेफरेंस दिया हुआ है। कौन कौन से एक्ट के बारे में बोला है, कंपनीज एक्ट 1956, देन 1913, 1882, ठीक है, देन सबसे पहले जो आया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था इंडिया में, याद है? छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूलों में पढ़ा करते थे, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस टाइम पे, उस टाइम का एक्ट है ये कंपनीज एक्ट 1866, उस टाइम का एक्ट है ये कंपनीज एक्ट 1866। इज इट क्लियर सभी बच्चों को? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे सिर्फ ये एक्ट का नाम पिछले 2 लेयर्स तक याद रखोगे, 2 लेयर्स 1956 याद रखेंगे और 1913 याद रखेंगे। इसके बाद इसके पिछला लेयर याद रखना है क्या? नहीं। क्यों? अभी अपन छोटे हैं ना, है ना? हाँ वेरी गुड। उसके बाद है, ये सब नहीं पढ़ने का, ठीक है। उसके बाद है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कंपनी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है, आर्टिफिशियल पोजीशन। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ा था अपन ने, कंपनीज इन, नहीं, कंपनीज इन आर्टिफिशियल पोजीशन समझ में तो आया। तो यहाँ पे पढ़ा था अपन ने कि अ कंपनी कैन बी क्रिएटेड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। यहाँ पे यही तो पढ़े थे, अ कंपनी कैन बी क्रिएटेड, a company can be created, a company can be incorporated only in accordance with the, only in accordance with the provisions of law। ठीक है, सिमिलरली a company can be dissolved only in accordance with the provisions of law। ना तो नेचुरल बर्थ हुआ ना ही नेचुरल, तो पैदा होना और मृत्यु दोनों ही निश्चित नहीं है, किसके केस में, एक कंपनी के केस में। ठीक है, देखिए आर्टिफिशियल पर्सन, अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब समझते हो, इसका मतलब है इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, इन अकॉर्डेंस विथ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। इन अकॉर्डेंस विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ मतलब कंपनी बनाने के लिए लॉ का जो जो भी रिक्वायरमेंट है ना, वो भी रिक्वायरमेंट्स मुझे कैरी आउट करना पड़ेगा। किसके लिए बेटा, कंपनी बनाने के लिए। ठीक है, देन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने के बाद अ कंपनी इज ग्रांटेड सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज दैट ऑफ अ पर्सन, thus a company is an artificial person। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोला, बनाने के लिए लॉ का रिक्वायरमेंट फॉलो करना है, और एक बार जब कंपनी बन जाती है तो उसके पास भी सारे राइट्स अवेलेबल है, या वो सारे ऑब्लिगेशंस हैं जो एक पर्सन के ऊपर होते हैं। राइट्स क्या क्या है कंपनी के पास, एक कंपनी के पास क्या क्या राइट्स है, राइट टू सू एंड बीइंग सूड इन इट्स ओन नेम, पढ़े थे ना, राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी, ये राइट्स टू होल्ड द एसेट्स इन इट्स ओन नेम, हाँ है ना। कंपनी के पास राइट है टू सू एंड बीइंग सूड इन इट्स ओन नेम। सिमिलरली कंपनी के पास राइट है टू होल्ड द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, यस और नो, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सेपरेट लीगल एंटिटी, यहां क्या पढ़े थे अपन, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी हैव सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या बताया था मैंने,
existence, which is different from its members. देखिए, the company is a separate legal entity and an artificial person known by its own name. बोला कंपनी का खुद का एग्जिस्टेंस है और कंपनी अपने नाम से पहचानी जाती है. मुकेश अंबानी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज नॉट सेम, है ना. टाटा मोटर्स लिमिटेड एंड मिस्टर रतन टाटा इज नॉट सेम. ए लिमिटेड एंड मिस्टर ए इज नॉट सेम. बात समझ में आ रहा है क्या? कंपनी हैव इट्स ओन लीगल एग्जिस्टेंस एंड अ कंपनी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स ओन नेम. अपॉन रजिस्ट्रेशन, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, द एसोसिएशन ऑफ पर्सन बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट. अपन लोगों ने पढ़ा था बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी के बीच में डिफरेंस याद है? व्हाट वाज द डिफरेंस? बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म, है ना. बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या बना था? कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो एंड विच हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील. याद आ रहा है? तो मैंने वहां पे बताया था दैट कंपनी इज वन ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट. यहाँ बोला गया एक बार अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, एक बार अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, इट विल बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट. वंस अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इट विल बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट. देन फिर ये भी पढ़ा था अपन ने, अ कंपनी इज डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? अलग और डिफरेंट, है ना. अ कंपनी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स हु कॉन्स्टिट्यूट इट. ठीक है. अब उसके बाद एक बहुत फेमस केस आपको दिया हुआ है. ये केस एक बार आप रीड करोगे और रीड करके आप बोलोगे कि नहीं आया सर हमें, उसके बाद आई विल डिस्कस. प्लीज रीड दिस केस एवरीवन. मैं तुम लोगों को 2 मिनट का समय दे रहा हूँ इस पूरे केस को पढ़ने के लिए. नहीं समझ में आ रहा तो भी पढ़ना है, ठीक है. कोई बेवकूफी होगा जो नहीं पढ़ेगा. आया? पढ़ा आप लोगों ने? कुछ भी नहीं आया होगा ना? चलो अब ध्यान देना. इस केस को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा इस केस को समझाने के लिए. एक बार करता हूं आपके साथ. एस sold his boots business to a newly incorporated company for 30,000 euros है? His wife, one daughter and 4 sons took up one share of €1 each. S took 23,000 shares of €1 each and €10,000 के debentures of the company. ठीक है. नेक्स्ट
उसके बाद द डिबेंचर्स गेव एस अ चार्ज ओवर द एसेट्स एज द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस. Subsequently, when the company wound up, its assets found to be worth rupees 6,000 euros and its liabilities accounted to 17,000 euros, of which rupees 10,000 was due to S and 7,000 was due to unsecured creditors. The unsecured creditors claimed that S and the company were one and the same person and that the company was mere agent of S and hence they should be paid in the priority to S. Held the company was in the eyes of law a separate person independent from S and was not his agent. S, though virtually the holder of all the shares in the company, was also the secured creditor and was entitled to the repayment in priority to the secured creditor. देखना थोड़ा सा ना मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ इसको समझाने के लिए. ठीक है, देखो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर चंपक. ठीक है, बंदे का नाम क्या? मिस्टर चंपक. अब मिस्टर चंपक है ना, ये ना शू बना काम कर रहा है, शू मैन्युफैक्चरिंग एंड काम करता है ये और प्रोप्राइटरशिप फर्म है इसका. ठीक है, और मान लो कि बंदा लोकेटेड है अजमेर राजस्थान में. अजमेर राजस्थान से इसने बिजनेस स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये बहुत फेमस हो गया अपनी क्वालिटी और डिजाइन्स की वजह से. होता है ना कि बिजनेस छोड़ा भी उसको बड़ा किया, बड़ा हो गया बिजनेस, चल पड़ा बिजनेस. तो सोल प्रोप्राइटरशिप मोड में इसने बिजनेस स्टार्ट किया था जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पूरे इंडिया में फैल गया बिजनेस. तो हम लोगों ने पढ़ा है जब हम बहुत छोटे थे कि अगर हमको बहुत लार्जर एक्सटेंट पे बिजनेस करना है तो प्रिफरेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? कंपनी होता है ना. अगर मुझे बहुत लार्जर स्केल पे बिजनेस करना है, व्हाट विल बी दी विच विल बी दी मोर प्रिफरेबल मोड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? इट विल बी अ कंपनी. यस और नो? यस सर. तो इसने क्या किया, एक कंपनी बनाया. यह है कंपनी और कंपनी का नाम है चंपक लिमिटेड. ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? चंपक लिमिटेड. अब मुझे बताओ ये चंपक लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी है? पब्लिक कंपनी है. पब्लिक कंपनी में कितने लोग चाहिए? 7 चाहिए. तो एक तो ये खुद हो गया, एक इसकी वाइफ आ गई, मैं लिखता हूँ ये चंपक, हिज वाइफ, फिर इसके 4 डॉटर्स, 4 सन है. अच्छा, तो ये 4 सन हो गए उसको और एक डॉटर है ना. ठीक है, अब समझना. मुझे एक बात बताओ, अभी तक जो तुमने पढ़ाई करी है उसके हिसाब से क्या ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और ये कंपनी दोनों अलग है? whether they both are different from each other? yes, पढ़े थे अपन. a company have its own legal entity. तो इसने क्या किया, अपना ये बिजनेस ना इस कंपनी को बेचा. भाई कंपनी इसी की नहीं होती ना. चंपक कंपनी बन गई तो चंपक अलग हो गया और कंपनी अलग हो गई ना बेटा. यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना. ऐसे दिमाग को ना खुला रखने का. ठीक है, तो ये कंपनी बनी, इसने ये जो बिजनेस है ना कंपनी को बेच दिया. तो जब कंपनी को बिजनेस बेचा होगा तो क्या फ्री में बेचा होगा? नहीं. ये सुनो, कंपनी को इसने बिजनेस बेचा और बिजनेस बेचने के बदले इसने क्या लिया रहेगा कंपनी से? कंसिडरेशन लिया रहेगा. ठीक है, क्या लिया रहेगा? कंसिडरेशन. तो मान लो कि कंसिडरेशन है लेट्स से 47,763 रुपीज. मैंने यूरो वगैरह हटा दिए यहाँ पे. पूरा बिजनेस कितने में बेचा है बेटा? 47,763 रुपए में. 47,000
763 रुपये में। और कंपनी ने पता है इसका पेमेंट कैसे किया है? ये जो 47,763 का अमाउंट है, इसको पे कैसे किया है मालूम है कंपनी ने? तो भाई कंपनी ने 30,000 रुपए के तो शेयर्स दे दिए, ठीक है, और 10,000 रुपीज के ना डिबेंचर्स दे दिए, ठीक है। बाकी कितने पैसे बचे? 7,600 एंड, और सॉरी 7,763। ये पैसा ना कैश में दे दिया। देखो अभी तक क्या हो रहा है, मिस्टर चंपक किस बिजनेस में थे? शू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। बिजनेस ग्रो हुआ, बिजनेस ग्रो हुआ तो सोचा कि क्या करें, कंपनी बना दे। कंपनी बनाई किस नाम से? चंपक लिमिटेड के नाम से, है ना। कंपनी बना दी किसके नाम से? चंपक लिमिटेड के नाम से। और चंपक लिमिटेड को पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। बिजनेस ट्रांसफर किया तो कंपनी क्या पे करेगी? कंसीडरेशन पे करेगी। कंपनी विल पे कंसीडरेशन। कितना कंसीडरेशन पे करिए? 47,763 रुपीज का कंसीडरेशन पे किया, ठीक है। 47,763। ये कंसीडरेशन पे कैसे किया? तो भाई 30,000 के शेयर्स दे दिए, 10,000 के ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स दिए। सिक्योर्ड डिबेंचर समझते हो? डिबेंचर क्या होता है? लोन होता है, तो ये सिक्योर्ड लोन है। कंपनी ने अपने एसेट्स पे सिक्योरिटी क्रिएट किया है। कल को अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाई तो जो डिबेंचर होल्डर है वो क्या कर सकता है? एसेट्स को बेच करके अपना पैसा निकाल सकता है, ठीक है। इतना समझो। 30,000 के शेयर्स, 10,000 के डिबेंचर्स, और बाकी पैसा किसमें? कैश में। अब समझना, मिस्टर चंपक के पास सारे शेयर्स है। इसके पास है 29,994 शेयर्स। एक शेयर है बीवी के पास, एक एक शेयर है बेटों के पास, और एक शेयर है बेटी के पास। तो 29,994 शेयर्स किसके पास है? चंपक के पास। फिर 10,000 रुपए का डिबेंचर्स, 10,000 के डिबेंचर्स किसके पास है? चंपक के पास। मेरी बात समझ में आ रही है? 29,994 रुपीज के इक्विटी शेयर है चंपक के पास, एंड 10,000 रुपीज के डिबेंचर्स भी है किसके पास? चंपक के पास। और बाकी जो पैसा कैश में है ना, वो भी चंपक ने लिया था, ठीक है। अब इसने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े दिन बिजनेस किया, लेकिन कंपनी लॉसेस में जाने लगी। तो जब कंपनी लॉसेस में जाने लगी तो उसने सोचा कि कंपनी क्या करें, वाइंड अप कर दे। तो वाइंडिंग अप करते हैं अपन, तो क्या करते हैं? एसेट्स का लिक्विडेशन। एसेट्स का लिक्विडेशन या लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं। एसेट्स को बेचेंगे तो क्या रियलाइज होगा बेटा? कैश रियलाइजेशन। कैश रियलाइजेशन करेंगे, कैश रियलाइजेशन के बाद उसी पैसे को यूज करेंगे फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स, फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स और लाइबिलिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? एसेट्स को बेचा जाएगा, कैश रियलाइज किया जाएगा, कैश रियलाइज करके जो पैसा बचा उससे डेब्ट्स का पेमेंट किया जाएगा। दिस विल बी द पैटर्न। पर ये जो पेमेंट है ना, ये पेमेंट भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है। पेमेंट किस में होता है? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। पहले एक कैटेगरी ऑफ क्रेडिटर्स को, फिर दूसरे कैटेगरी ऑफ क्रेडिटर्स को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, और सबसे लास्ट में पेमेंट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि वो लोग कौन है? ओनर्स। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो मान लो कि सारे एसेट्स को बेच करके ना 6,000 रुपये बचे। एक सेकंड, सारे एसेट्स को बेच करके 6,000 रुपये बचे, और कंपनी के ऊपर जो लाइबिलिटी है ना, वो 16,000 रुपये की है। एसेट्स को बेच करके कितने मिले? 6,000। और लाइबिलिटी कितने की है कंपनी के ऊपर? 16,000 रुपये। एक सेकंड,
अब 16,000 में से देखो होता क्या है, मैंने बोला ना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पेमेंट होता है। तो पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट होता है, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट होता है। पहले किसका पेमेंट होता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है? जिसके फेवर में सिक्योरिटी क्रिएट की गई है। और इस एग्जाम्पल में तुम देखो 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे किसके पास? चंपक के पास। पैसा बचा कितना था? मेरी बात समझो, पैसा कितना बचा हुआ था? 6,000। पे कितना करना था? 16,000। अब 16,000 में से 10,000 के सिक्योर्ड क्रेडिटर है और 6,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो चंपक ने क्या क्या मालूम है? पैसा रियलाइज किया, नीचे वाले पॉकेट में पड़ा था पैसा, यहां से निकाला और ऊपर वाले पॉकेट में रख लिया। मालूम है क्यों? बिकॉज चंपक वॉज वन ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि डिबेंचर था ना उसके पास। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? चंपक वॉज ऑल्सो वन ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। और मैंने बोला अभी पहले पेमेंट किसको होता है? सिक्योर्ड को। फिर होगा किसको? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो जैसे ही चंपक ने वो पैसे लेकर के अपने जेब में रख लिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर चिल्लाने लगे, रोने लगे, ये तो चीटिंग हुआ है, ये तो चीटिंग हुआ है, ये तो चीटिंग हुआ है। ये जो कंपनी है ये तो चंपक की थी, सारे मेंबर्स चंपक के फैमिली मेंबर्स थे, तो कंपनी और चंपक एक ही थी। ये जो पेमेंट हुआ है ये चंपक ने गलत किया है, पहले हमको पेमेंट होना चाहिए था। तो सवाल उठा कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का जो कंटेंशन है यहाँ पे, क्या वो वैलिड है? क्या उनकी बातें वैलिड है? तो कोर्ट ने क्या माना? देखो, कंपनी बनने के बाद क्या हो गया? चंपक और कंपनी दोनों अलग, चंपक की फैमिली और कंपनी दोनों अलग। और उसने जो पेमेंट किया ना वाइंडिंग अप के टाइम पे, वो किया है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ लॉ। और प्रोविजन ऑफ लॉ क्या बोलता है? पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दो, फिर बचेगा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पैसा बचा ही कितना था? सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के थे? 10,000 के। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करने के बाद पैसा बचता क्या? नहीं। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, याद है? मैंने बोला था कि भाई एसेट्स बेच करके अगर पैसा कम है और डेप्थ ज्यादा है, तो जितना पैसा रियलाइज हुआ है उतना ही पे किया जा सकता है, फिर जो बच गया पैसा वो लॉस है। तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? बिकॉज in the given case Mr. Champak is different from in the given case Mr. Champak is different from whom? Champak Limited। मेरी बात समझ में आई? सेपरेट लीगल एंटिटी, यही तो बोलता है कि कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग, कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग। आई होप ये सबको क्लियर है। चलो फिर से क्या हुआ? एक पर्सन है मिस्टर चंपक, शू का बिजनेस कर रहा है, बिजनेस बढ़ा, सोचा कंपनी बना लूं, कंपनी बना के अपना बिजनेस कंपनी को बेचा। बिजनेस बेचा तो कंपनी क्या पे करेगी? कंसिडरेशन। कंपनी ने कंसिडरेशन पे किया कितना? 47,763 रुपए। कैसे पे किया? तो भाई 30,000 के दे दिए शेयर्स, 10,000 के दे दिए सिक्योर डिबेंचर्स, एंड 7,763 रुपए दे दिए किसमें? कैश में। जो 30,000 के शेयर्स दिए थे उसमें से 29,994 शेयर्स किसके पास है? चंपक के पास है। और बाकी एक एक शेयर उसके फैमिली मेंबर्स के पास है। 10,000 रुपए के जो डिबेंचर्स दिए थे वो किसके पास है? चंपक के पास। लेकिन वो डिबेंचर्स कौन से डिबेंचर्स है बेटा? सिक्योर्ड, इसलिए चंपक क्या बन गया? सिक्योर्ड क्रेडिटर। तुम समझ रहे हो? इस केस में ना चंपक इज ऑल्सो द मेंबर एज वेल एज द सिक्योर्ड क्रेडिटर। इस गिवन केस में चंपक कौन है कंपनी का? चंपक जो है बेटा वो कंपनी का मेंबर एज वेल एज क्या? सिक्योर्ड क्रेडिटर। दोनों है। ही इज बोथ मेंबर एज वेल एज सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। फिर कंपनी का बिजनेस नहीं चला तो वाइंडिंग अप में गए। वाइंडिंग अप में क्या होता है?
एसेट्स को बेचते हैं, पैसा रियलाइज होता है, उसका पेमेंट करते हैं, लेकिन वो पेमेंट करने का एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस में सिक्योर्ड क्रेडिटर को पहले दिया जाता है एज कम्पेयर टू दी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो चंपक ने वो पेमेंट खुद को कर दिया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर चिल्लाने लगे कि कंपनी और चंपक एक है, कंपनी में मेंबर्स भी सारे चंपक के घर वाले हैं, है ना, पैसा भी सारा चंपक का इन्वेस्टेड है, तो पहले हमको पेमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी और चंपक अलग अलग नहीं है। कोर्ट ने क्या माना, एक बार कंपनी बन गई, इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। और चंपक ने यहाँ पे जो भी किया वो क्या किया, सही किया। चंपक क्रेडिटर है, सिक्योर्ड क्रेडिटर है, और उसने अगर पेमेंट किया है खुद को, दैट इज वैलिड, बिकॉज चंपक एंड चंपक लिमिटेड इज सेपरेट एंटिटी, दे बोथ हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। आई होप अभी ये सबको क्लियर है। प्लीज कॉपी दिस एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल का नाम लिखना सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। जो यहाँ पे चंपक है ना, वो एक्चुअली केस में कौन था, मिस्टर सलोमन। कॉपी करिए प्लीज सारे बच्चे। क्या हुआ, मेक इट फास्ट। डन। बोलिए बेटा। ओके, अभी काम करना, अगर जिसने कॉपी नहीं किया ना, वीडियो को पीछे करना, फिर वापस कॉपी कर लेना, ठीक है। समय की अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कम है।
एक और क्वेश्चन तुमको। A company was formed for the purpose of manufacturing aerial top dressing. Lee, a qualified pilot, held nearly all the shares except one in the company, and by its article was also appointed governing director and chief pilot. Lee was killed while piloting a company's aircraft, and his widow claimed compensation under Workmen Compensation Act. The companies opposed the claim, stating that Lee was not a worker. अभी आई नहीं, कॉल करो। Not a worker, as the same person could not be the employer and employee. Held, there was a valid contract of service between Lee and company, and Lee was therefore a worker. Mrs. Lee contention was upheld. अभी नहीं आएगा ना, संस्कृत जैसा लगा, ठीक है, संस्कृत जैसा लग रहा ना यार। तुम लोग अगर जिंदा हो ना तो रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बोल रहा समझ में आ रहा है? मैंने बोला कि जो मैं क्वेश्चन पूछूं ना उसका आंसर करना पड़ेगा। I cannot teach dead bodies. I can teach you who are alive. Just don't try to become a dead body. Is it clear? If you will try to become a dead body, hello, understood? Very good. I'll fulfill your dream of becoming a dead body. चलो देखो, अभी अभी यहाँ पे ली वगैरह सब कुछ छोड़ दो, अभी मैं यहाँ पे इसको भी मॉडिफाई कर देता हूँ। ये एक बंदा है, लास्ट बेंच, क्या नाम है तुम्हारा? करण, वेरी गुड। ये एक बंदा है करण, ठीक है। करण जी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। एक बस इन्होंने खरीदी एंड ही स्टार्टेड विद अ ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, और एक कंपनी बनाया, करण प्राइवेट लिमिटेड। अब मुझे बताओ, प्राइवेट लिमिटेड में कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। तो एक तो ये करण खुद हो गया, और एक हो गई इनकी वाइफ, ठीक है। करण के पास इस कंपनी के 99.9% शेयर है, एंड इनकी वाइफ के पास 1 शेयर है। 0.01 हुआ या 0.001 हुआ? 0.01, ओके, हाँ 1 शेयर मान लो। अब कंपनी का नाम क्या? करण प्राइवेट लिमिटेड। 2 लोग, एक तो करण खुद और एक उनकी वाइफ। बिजनेस स्टार्ट ही किया था, ये बस है, ठीक है। सारा पैसा लगा दिया इसने क्या? बस खरीदने में। तो बस खरीदने में पैसा लगा दिया, तो ही कैन नॉट हायर अ ड्राइवर, ही कैन नॉट पे दी सैलरी। अभी बिजनेस स्टार्ट किया ही है। अब समझो, करण प्राइवेट लिमिटेड का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, वो कौन है? करण। एंड करण विल ऑल्सो एक्ट एज अ ड्राइवर। तो इस कंपनी का एम्प्लॉय भी कौन है? बोलिए। वेरी गुड, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। और इसकी जो कंपनी है ना, उन्होंने एम्प्लॉय के नाम पे ना इंश्योरेंस ले रखा था कि कल को अगर एम्प्लॉय को कुछ हो गया ड्यूरिंग द सर्विस, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है,
लीगल हायर है उनको क्या मिलेगा, कॉम्पेंसेशन मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, उनको क्या मिलेगा बेटा, दे विल गेट दी कॉम्पेंसेशन। अब पहला दिन था, पहले दिन करण ने पूरा पैसेंजर से भरा बस लेकर के निकला। रास्ते में एक बहुत बड़ा खड्डा था, ठीक है। और करण को ना ऐसा कम दिखता आंखों से, तो ऐसा देख के वो चला रहा था कड़ के, खड्डा नहीं दिखा उसको। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, देखो ये इसका एक टायर है, ये एक टायर है, जितने भी लोग बैठे थे ना ये सबकी डेड बॉडी पड़ी है। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। ऑल ऑफ देम हैव डाइड along with करण, ठीक है। अब तुम समझो इस केस में करण का स्टेटस क्या है, ही होल्ड्स 99% शेयर्स, 99.99% शेयर, तो ये कंपनी का मेंबर भी है। इस केस में करण कौन कौन है कंपनी का, भाई वो मेंबर भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, और एम्प्लॉय भी है, हाँ है ना। तो सब सब मर गए बेचारे। अब करण की जो वाइफ है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती है टू गेट द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। इंश्योरेंस कंपनी ने उसको कॉम्पेंसेशन देने से मना कर दिया, बोला ऐसा होता है कि कंपनी भी तुम्हारी, मेंबर भी तुम, मैनेजिंग डायरेक्टर भी तुम, एम्प्लॉय भी तुम, ऐसा होता है क्या, तुम और कंपनी दोनों एक हो। ये किसने बोला, इंश्योरेंस कंपनी ने। रन की जो वाइफ है ना, उसने ना कंपनी लॉ की क्लास पढ़ी हुई थी अविनाश सर से। शी वेंट टू द कोर्ट, शी वेंट टू द कोर्ट एंड चैलेंज द डिसीजन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो कोर्ट का ये मानना है, तुम समझो कोर्ट का क्या मानना है, कोर्ट बोलता है कि एक बार अगर कंपनी बन गई तो क्या हो जाता है, कंपनी अलग, कंपनी अलग, उसके मेंबर्स अलग। तो भाई इस केस में भी कंपनी अलग और करण अलग, और जब करण अलग है, कंपनी का एम्प्लॉय भी है, तो एम्प्लॉय के नाम पे जो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए वो करण की वाइफ को मिलेगा। इज इट क्लियर सभी लोग, ठीक है। तो सबको क्लियर है, आप प्लीज तो कॉपी करिए। अब तुम समझो जब तुम कॉपी करते हो ना केसेस, तो ऐसा डायग्राम नहीं कॉपी करना है, फैक्ट्स भी कॉपी करना है कि इस केस में हुआ क्या है। इज इट क्लियर, प्लीज डू इट। क्या नाम तो करण ही लिखोगे ना। अब किसी ने ये सोचा कि भाई हमारे देश में तो ऐसे नाम होते नहीं है लोगों के, ली, सलोमन, किसी ने ये सोचा है। तो ये केसेस हम लोग हमारे एक्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट कौन लेकर के आए थे, ब्रिटिशर्स। तो अभी तक भी जो हमारा जो एक्ट है, मैंने बताया था इनिशियली, कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंग्लिश कंपनीज एक्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। इज इट क्लियर। इसलिए जो पुराने जो वहाँ के जो कोर्ट के केसेस है, उसी का एक्सट्रैक्शन लिया गया है इस एक्ट में भी। क्लियर, प्लीज डू इट। जल्दी करिए जल्दी, देखते कौन फर्स्ट आता है।
ये कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, ये क्लास आपका यहीं तक, ठीक है। नोट्स मैंने आपको दे दिया है, एक बार सारे पढ़ के आओगे वो कमिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर। जितने भी फीचर्स है ना कंपनी के, वो आप अपने रिस्पेक्टिव नोट्स से पढ़ के आओगे, ठीक है, बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। डन, चलेगा? चलेगा, चलिए, थैंक यू सो मच।